हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का। वैसे तो ये मैं क्लास 9th और 10th दोनों ही क्लास के लिए कंबाइंड टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, पर अगर आप क्लास 9th में हैं तो वहीं से ही आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं। इसका इस्तेमाल ओवरऑल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा होता है, तो टेक्निकली आपके केमिस्ट्री के फाउंडेशन के लिए ये टॉपिक जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं समझना व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, अब सिंपली कंपाउंड के टोटल दो टाइप्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड। तो हम यहाँ पे जो कंपाउंड्स के टाइप डिस्कस करने वाले हैं वो दो टाइप के हैं, आयनिक कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड। हम इनके डेफिनेशन पे आ जाएं उससे पहले समझ लेते हैं कि कंपाउंड के दो टाइप होते क्यों हैं। तो हमें इससे पहले ये जानना होगा कि टोटल जो एलिमेंट्स हैं हमारे सराउंडिंग में वही आपस में कंबाइंड होकर के कंपाउंड बनाते हैं, और चूंकि वो एलिमेंट्स के टाइप्स अलग अलग हैं, दैट्स वाई उनके द्वारा फॉर्म किया जाने वाला कंपाउंड भी अलग अलग होता है। अब हम जानते हैं कि ओवरऑल एलिमेंट तीन टाइप के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। पर जो ओवरऑल सब्सटेंस किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो दो ही टाइप के होते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। और ये केमिकल रिएक्शन दो तरीके से पॉसिबल है होना। आइए हम समझ लेते हैं, या तो कोई मेटल कंबाइंड होगा किसी नॉन मेटल के साथ और फिर ये कोई कंपाउंड बनाएगा, या फिर कोई नॉन मेटल कंपाउंड हो, जो सब्सटेंस है वो कंबाइंड होगा किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ और ये एक कंपाउंड बनाएगा। तो ओवरऑल कंपाउंड फॉर्म होने का टोटल दो पॉसिबिलिटीज है, या तो मेटल नॉन मेटल से रिएक्शन करेगा या फिर नॉन मेटल से रिएक्शन करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मेटल किसी दूसरे मेटल से रिएक्शन करे, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास ओवरऑल तीन तरह का सिचुएशन था, या तो मेटल नॉन मेटल से रिएक्शन करता, या फिर नॉन मेटल से रिएक्शन करता, या फिर मेटल मेटल से रिएक्शन करता। ये पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है, ये वाला भी पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है, बट ये तीसरा वाला पॉसिबिलिटीज पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास दो ही तरह का सिचुएशन पॉसिबल है, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ नॉन मेटल एंड व्हेन नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ नॉन मेटल। तो इसके बेसिस पे कंपाउंड भी दो ही टाइप के बनेंगे। जब मेटल नॉन मेटल से रिएक्शन करेगा तो इस केस में जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो आयनिक कंपाउंड होता है, क्योंकि इसके बीच में आयंस फॉर्म होते हैं। हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कैसे फॉर्म होता है डिटेल में, फिलहाल फंडामेंटल समझ लेते हैं। जब भी कोई मेटल किसी नॉन मेटल से कंबाइन होगा तो ये फिक्स्ड है कि जो कंपाउंड बनेगा वो आयनिक कंपाउंड होगा, और जब भी कोई नॉन मेटल किसी नॉन मेटल से कंबाइंड होगा तो ये फिक्स्ड है कि वो एक कोवैलेंट कंपाउंड होगा। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनको हम फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे, फिलहाल हमारा टारगेट सिर्फ ये समझना है कि व्हाट आर आयनिक कंपाउंड, व्हाट आर कोवैलेंट कंपाउंड। अब आइए डेफिनेशन पे आ जाते हैं। नाउ अगर हम आयनिक कंपाउंड को डिफाइन करें तो इनका डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। In chemistry, an ionic compound is a chemical compound composed of ions. इस वर्ड पे बहुत फोकस करना और स्ट्रेस देना है, composed of ions held together by electrostatic force. Forces termed ionic bonding, और जिस किसी भी कंपाउंड में आयनिक बॉन्डिंग होगी वैसे कंपाउंड को कहेंगे आयनिक कंपाउंड। ठीक है, आयनिक कंपाउंड में ऑब्वियसली दो तरह के आयंस होते हैं, एक होता है एनायंस और एक होता है केटायंस। तो व्हाट आर आयनिक कंपाउंड, अगर इतना लंबा डिफिनेशन आपको नहीं याद रखना तो सीधा ये याद रखना है, द कंपाउंड मेड अप ऑफ आयनिक या आयंस आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। द कंपाउंड मेड अप ऑफ आयंस आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड, एंड आयंस आर ऑफ टू टाइप्स, एनायंस एंड केटायंस। ये भी याद रखना है, आयंस आर ऑफ टू टाइप्स, एनायंस एंड केटायंस। अभी एनायंस क्या होता है, केटायंस क्या होता है, और क्यों मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपस में कंबाइंड होते हैं, उसी समय आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे व्हाट आर आयंस। पहले मैं इसे डिलीट कर लूं। चलिए, अब हमारे सामने सिचुएशन है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है। तो उसके लिए जानना जरूरी होगा कि आयंस कैसे फॉर्म होता है। तो उसके लिए हमें थोड़ा बहुत इनर्ट गैस का आइडिया होना चाहिए। इनर्ट गैस के लिस्ट में जो सबसे पहला इनर्ट गैस है उसे हम बोलते हैं हीलियम। दूसरा इनर्ट गैस हमारा है नियॉन। तीसरा इनर्ट गैस हमारा है आर्गन। इस तरह से कई सारे इनर्ट गैस होते हैं, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ऐसे कई सारे इनर्ट गैसेस हैं। या फिर मैं ये कहूं कि हमारे पीरियोडिक टेबल के सबसे लास्ट वाले सेल में यानी ग्रुप नंबर 18 में जो सब्सटेंस अवेलेबल है उन्हें हम इनर्ट गैसेस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इनर्ट गैसेस?
क्योंकि ये सारे गैसेस किसी भी सब्सटेंस से रिएक्शन नहीं करते, ये हमेशा स्टेबल फॉर्मेट में रहते हैं। अब केमिस्ट्री में क्या होता है कि कई सारे सब्सटेंस ऐसे हैं जो नेचर में स्टेबल फॉर्मेट में रहते ही नहीं हैं, उन्हें किसी ना किसी के साथ कंबाइन होना पड़ता है अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। बट ये सारे सब्सटेंस ऐसे हैं जो स्टेबल हैं। अब मैं इनका एग्जांपल आपको देता हूं। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है और आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है। इन चीजों पे जरा फोकस कीजिएगा। अगर मैं हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूं तो सिर्फ 2 होगा, अगर मैं नियॉन का लिखूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा, अगर मैं नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूं तो ये होगा 2,8 और अगर मैं आर्गन का लिखूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 288। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखा जाता है मैं इस वीडियो में डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करता, मैं ये पहले से मान के चलता हूं कि आपको ये आता है। पर अगर आप में से किसी को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना नहीं आता तो मैं किसी सेपरेट वीडियो में ये चीज भी डिस्कस कर लूंगा। फिलहाल हमारा टारगेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना नहीं है, आपको ये समझाना है कि कोई सब्सटेंस आयंस, उसमें स्पेसिफिकली एनायंस और कैटायंस कैसे फॉर्म करते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं यहां पे एक एग्जांपल लेने वाला हूं मेटल जिसका नाम है सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब केमिस्ट्री में जब भी आपसे ये पूछा जाए ना कि कोई भी सब्सटेंस केमिकली रिएक्ट क्यों करता है, वो किसी दूसरे सब्सटेंस से कंबाइन क्यों होता है, या फिर वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायंस और गेन करके एनायंस बनाता क्यों है, तो इसका मेन कारण यहां छुपा हुआ है। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कोई भी सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट इसलिए करता है क्योंकि वो अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस जैसा बनना चाहता है। अगर रियल लाइफ एग्जांपल में आपको समझाऊं तो ऐसे सोचिए कि अगर आपके पड़ोस में कोई आदमी है जो बहुत सुखी है और आप सुखी नहीं हो, मतलब उसके पास पैसा है और दूसरी चीजें भी हैं और आपके पास भी है, बट आप सुखी नहीं हो, मतलब आप स्टेबल नहीं हो, बट वो बहुत स्टेबल है, उसकी जिंदगी बड़े आराम से कट रही है। तो अगर आपकी इच्छा ऐसी हो कि आपको भी अपने लाइफ को आराम से गुजारना है तो आप क्या करोगे, उस आदमी के जैसा बनना चाहोगे ना, ताकि उसके जैसी जिंदगी आपकी भी हो जाए, तो आप उसे फॉलो करोगे। तो वैसे ही हमारे जो पास जितने सारे सब्सटेंस हैं, एलिमेंट हैं, उनमें ये सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत स्टेबल हैं, इनको किसी से रिएक्शन करने की जरूरत ही नहीं, ये बिल्कुल सुखी हैं। तो सारे के सारे एलिमेंट इनको फॉलो करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाई अ सब्सटेंस रिएक्ट विथ अनदर सब्सटेंस, तो आपको ये बोलना होगा कि सब्सटेंस रिएक्ट विथ अनदर सब्सटेंस टू अचीव देयर नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन। जो उनके सबसे नजदीक का इनर्ट गैस है ना, उनके जैसा वो बनना चाहते हैं। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, अगर आप गौर से देखो तो ये नियॉन के एटॉमिक नंबर 10 के नजदीक है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2,8। अगर मैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूं तो ये होगा 281। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सोडियम बनना चाहेगा नियॉन के जैसा, क्योंकि इसका सबसे नजदीक का मेंबर क्या है, नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, इसका एटॉमिक नंबर 11। इन तीनों ही सब्सटेंस में सोडियम सबसे नजदीक किसके है, नियॉन के। तो नियॉन जैसा बनना चाहेगा, मतलब उसे 2 और 8 तक में ही खुद को सीमित करना पड़ेगा, इस एक को यहां से हटाना पड़ेगा। इसलिए सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन अपने में से लूज कर देता है, और जैसे ही अपने में से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा सोडियम बन जाएगा Na+। सोडियम क्या बन जाएगा, Na+। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि सोडियम Na+ क्यों बना और उसने एक इलेक्ट्रॉन ही लूज क्यों किया। अगर ये लूज करेगा तभी इसके जैसा बनेगा। पर अगर आप इतना चीज याद ना रख पाओ तो एक और ट्रिक है जो आपको याद रखना चाहिए कि जितने भी मेटल्स होते हैं मोस्टली उनके आउटर मोस्ट सेल में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा या 3 इलेक्ट्रॉन होगा, और जिनके भी आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, और जिनके भी आउटर मोस्ट सेल में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्यों होगा मैं ये भी समझा देता हूं। मान लीजिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 है। ऐसा होना चाहिए। अगर आप एटम का डेफिनेशन जानते हो तो किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी उसमें उतना ही होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उसमें उतना ही होता है अगर एटम न्यूट्रल है तो। इस बेसिस पे हम ये जानते हैं कि ये नोबेल गैस के बनने के मतलब इस स्ट्रक्चर को अचीव करने के लिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो न्यू कंडीशन में अब इसके पास इलेक्ट्रॉन रह गया मात्र 10 और प्रोटॉन अभी भी है 11।
हम जानते हैं प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो -10 में +11 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर +1 होगा। दैट्स वाई सोडियम पे +1 चार्ज होता है। यहीं पे मैं अगर आपके सामने दूसरा एग्जांपल दूं, यहीं पे अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं, वो एग्जांपल अगर हो क्लोरीन का, आइए अगर हम क्लोरीन को समझने की कोशिश करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। अगर आप गौर से देखो तो ये 17 इस 18 वाले के जैसा है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 288। तो अगर इसे स्टेबल होना है तो इसे इनके जैसा बनना पड़ेगा क्योंकि ये इसके सबसे नजदीक है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 288 पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। अब अगर इस 7 को हमें 8 बनाना है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा मतलब किसी से इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा और इसीलिए क्लोरीन किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है और क्लोरीन पे जो चार्ज फॉर्म होता है वो माइनस होता है। जैसे मैंने कहा था अगर कोई देगा तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा क्योंकि उस पे इलेक्ट्रॉन घट जाएगा प्रोटॉन के कंपैरिजन में, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऑब्वियसली उस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। कितना ज्यादा होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है वो कितना लेता है। कोई भी सब्सटेंस 1, 2 या 3 तक लूज कर सकता है और कोई भी सब्सटेंस 1, 2 या 3 तक गेन कर सकता है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। तो क्लोरीन चूंकि एक लूज करता है, एक गेन करता है, दैट्स वाई ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सोडियम जो है वो एक लूज करता है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और हम जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स होता है जिस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करते हैं और ये दोनों मिलकर के कंपाउंड बना लेते हैं जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। आई होप आप समझ गए होंगे कि सोडियम क्लोराइड को हम आयनिक कंपाउंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्लोरीन भी इसमें आयन, सोडियम भी इसमें आयन और दोनों ने मिलकर ये कंपाउंड बनाया सोडियम क्लोराइड। दैट्स व्हाई सोडियम क्लोराइड इज आयनिक कंपाउंड। आई होप आप समझ गए होंगे आयनिक कंपाउंड क्या होता है। ऐसा कंपाउंड जो दो सब्सटेंस के बीच में तभी फॉर्म हो जब दोनों ही आयंस हो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर वो आयंस के बीच में कंपाउंड फॉर्म होगा तो वो आयनिक कंपाउंड होगा। और ऑब्वियसली एक दूसरा तरीका अब हमारे सामने है कोवैलेंट कंपाउंड का, उसको भी डिस्क्राइब कर लेते हैं। आइए पहले समझ लेते हैं व्हाट आर कोवैलेंट कंपाउंड्स। तो कोवैलेंट कंपाउंड्स का पहले डेफिनेशन है द कंपाउंड्स कंटेनिंग कोवैलेंट बॉन्ड। इस पे बहुत स्ट्रेस देना है, जिनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड्स हो उन्हें हम कोवैलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक कंपाउंड में था कि आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेयर एज कोवैलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। अब इसमें 3 तरह का सिस्टम है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये हम लोग बाद में किसी वीडियो में समझ लेंगे कि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। फिलहाल हम समझते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में जब रिलेशन फॉर्म हो तो ये वैसे ही प्री एज्यूम कर लेना है कि आयनिक कंपाउंड होगा, क्योंकि मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो पॉजिटिव आयन बनाता है और पॉजिटिव आयन को हम कैटायन बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और नेगेटिवली चार्ज वाले सब्सटेंस को हम एनायन बोलते हैं। तो एनायन आर नेगेटिवली चार्ज एटम, कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज एटम और ये आयंस के बीच में फॉर्म होने वाला कंपाउंड्स आर आयनिक कंपाउंड। बट जब नॉन मेटल से कंबाइंड होगा, लाइक आप लोगों ने क्लोरीन को देखा होगा, हम हमेशा Cl2 लिखते हैं या फिर ऑक्सीजन को हम O2 लिखते हैं या फिर हम हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं। तो ऐसा लिखने का मेन कारण क्या है आज आपको पता चल जाएगा। अब जैसे क्लोरीन के बारे में हम जानते हैं कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287 क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 है। अब इसके लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है जिसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। आपको याद रखना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम। किसी भी एटम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो ना और लास्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब कोवैलेंट बॉन्डिंग में ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसके ऊपर जरा फोकस्ड रहिएगा। चूंकि क्लोरीन के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो हम इस पे 7 डॉट डाल देते हैं, 2 इधर
2 इधर और 2 इधर, तो ओवरऑल कितने हो गए? 2 2 4 और 2 6। एक इसके पास इस साइड रख देते हैं। दूसरा क्लोरीन हम यहां ले लेते हैं, इसका भी एक इधर, चलिए 2 इधर और 2 यहां पे और एक यहां पे दे देते हैं। अगर मान लीजिए हम ये जानते हैं कि 2 क्लोरीन दोनों के दोनों नॉन मेटल और दोनों की कैपेसिटी ये है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, लूज इसमें से कोई नहीं करने वाला, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे फॉर्म होगा? तो अगर ये दोनों लूज और गेन नहीं कर सकते हैं तो इनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, शेयरिंग का। मतलब ये वाला क्लोरीन ऐसा मान लेगा कि इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका है, इससे क्या होगा, इसकी टोटल काउंटिंग 8 हो जाएगी। देखिए 2 + 2 + 2 + 2, टोटल कितना हो गया? 8। तो इस क्लोरीन में 8 पूरा हो गया, और ये क्लोरीन भी मान लेगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका है, इस हिसाब से इसकी काउंटिंग भी 2 2 4 2 6 और 2 8, इसका भी काउंटिंग 8 पूरा हो जाएगा। और इस तरह से ये एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे जो कि सिंगल बॉन्ड टाइप का होता है। हम लोग फ्यूचर में डिटेल में समझने वाले हैं कि सिंगल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है। कोवैलेंट बॉन्ड एक्चुअली में 3 टाइप के होते हैं। फिलहाल के लिए बस ये समझ लेते हैं कि इस तरह के बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। ये आपके समझ में आ गया कि क्लोरीन 2 एटम अगर आपस में मिलेंगे तो वो लूज करने वाले नहीं है, गेन करने वाले नहीं, तो उनके पास एक ही ऑप्शन है, शेयरिंग का। और जब भी कोई 2 या उससे ज्यादा एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड हों बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वैसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड। अब इसमें मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। इसका फॉर्मूला O2 होता है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब आइए इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। अगर हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हो तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वाले ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में भी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये यहां पे क्या करेगा, इसको टोटल 2 की जरूरत है क्योंकि लास्ट सेल में सबके 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होना ही चाहिए। तो ये इसके 2 को अपना समझ लेगा और ये इसके 2 को अपना समझ लेगा, और इस तरह से ये क्या करेंगे, अब आइए इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। अगर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, और इस वाले ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, तो ये क्या करेगा, इसके इस 2 इलेक्ट्रॉन को अपना समझ लेगा और इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये भी इसके इस 2 इलेक्ट्रॉन को अपना समझ लेगा और इसके भी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों का है वो 8 हो जाएगा, और इनकी बॉन्डिंग हो जाएगी O डबल बॉन्ड O, और यही इनके बॉन्डिंग फॉर्मेशन का मेन तरीका है जिससे ये बॉन्ड फॉर्म करते हैं। डबल बॉन्ड का एक एग्जांपल अपने आप आपके सामने आ गया, बट ओवरऑल आप समझ रहे होंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। कोवैलेंट बॉन्ड तब फॉर्म होता है जब 2 सब्सटेंस आपस में कंबाइंड होते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आयनिक बॉन्ड तब फॉर्म होता है जब 2 सब्सटेंस आपस में कंबाइंड होते हैं बाय लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आई होप आज के इस वीडियो में आप लोग आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड को ठीक से समझ गए होंगे। इस तरह के बॉन्ड से फॉर्म होने वाले कंपाउंड को कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं, एंड आयंस के द्वारा फॉर्म होने वाले कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।